स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के पेपर CC1 से पेरिक्लिस का युग स्वर्ण युग था वर्णन करें ये प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। पेरिक्लिस का युग 495 ईसा पूर्व से 429 ईसा पूर्व तक का समय था। इस युग में एथेंस ने कला, कौशल, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान आदि क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। इस उपलब्धियों के कारण एथेंस विश्व के इतिहास में अमर तथा यूरोप के इतिहास में सर्वोपरि हो गया। इस कारण पेरिक्लिस का युग यूनान का स्वर्ण युग माना जाता है। पेरिक्लिस प्रजातंत्र में विश्वास करता था तथा उसका मानना था कि प्रजातंत्र के विकास के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की सेवा करने वालों की आर्थिक सहायता की जाए। एथेंस की नीति को विशुद्ध रखने के लिए एथेंस के मूलवासियों को ही नागरिक अधिकार दिए गए। राजकाज में लगे लोगों को उनकी सेवा के अनुसार वेतन दिया जाए। जिन लोगों के दास अपनी जमीन ना हो उन्हें राज्य की भूमि पर बसाया जाए। जिन लोगों के पास अपनी भूमि जमीन ना हो उन्हें राज्य की भूमि पर बसाया जाए। इन सुधारों का व्यय आवश्यकता अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कोष से पूरा किया। इसी कोष से एथेंस की शोभा बढ़ाने का खर्च भी निकाला जाए। इन नीतियों के पालन से एथेंस में अभूतपूर्व प्रगति हुई और वह समृद्धशाली बन गया। इस समय एथेंस की नौ शक्ति का भूमध्य सागर में प्राधान्य स्थापित हो गया था। इस समय एथेंस दो परस्पर विरोधी गुटों सामंत या कुलीन तथा निर्धन में विभाजित था। प्रथम वर्ग का शासन पर अधिकार था और वह निर्धन वर्गों का शोषण करते थे। पेरिक्लिस ने इस दोषपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उसने असेंबली की सदस्यता सभी वर्गों के लिए खुलवा दी। उसने आर्कन पद के लिए एथेंस का मूलवासी होना अर्थात वहां की नागरिकता को ही आवश्यक शर्त बताया। उसने विदेशियों से एथेंस वासियों के विवाह को निषेध करवा दिया। एथेंस की राजनीतिक व्यवस्था के दो आधारभूत संस्थाएं थी, असेंबली और ब्यूल। असेंबली समस्त स्वतंत्र नागरिकों की संस्था थी। इसके प्रत्येक सदस्य को कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार था। असेंबली द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक ब्यूल के पास भेजा जाता था। ब्यूल किसी विधेयक को अस्वीकृत तो नहीं कर सकता था, परंतु उसे विचार विमर्श के लिए असेंबली के पास भेज देता था। ब्यूल की संख्या 500 थी, जिसके प्रत्येक वर्ग के 50 सदस्य होते थे। शासन की सुविधा की दृष्टि से 50-50 सदस्यों की 10 उपसमितियां भी थी। पेरिक्लिस ने एक सार्वजनिक न्यायालय का भी गठन किया। इस न्यायालय को होलियाए कहा जाता था। इसमें 6000 ज्यूरी होती थी। इनका निर्वाचन प्रतिवर्ष लॉटरी के द्वारा होता था। इन न्यायालयों में एक मैजिस्ट्रेट होता था, किंतु निर्णय ज्यूरर के बहुमत से होता था। इसके अतिरिक्त 30 न्यायाधीशों का पैनल था जो घूम घूम कर न्याय करता था। एरियोपेगस केवल हत्या या केवल हिंसक विषयक मुकदमों का फैसला करते थे। स्वयं नागरिकों को भ्रष्ट आचरण करने वाली माता, बहन, पुत्री या स्त्री को दंड देने का अधिकार था। इस न्याय व्यवस्था के कारण लोगों ने काफी राहत महसूस की। इस युग में धार्मिक व्यवस्था में भी काफी प्रगति हुई। जनजीवन पर धर्म का पूर्ण प्रभाव था। यूनानी अपने प्रत्येक कार्य का प्रारंभ देव वंदना से करते थे। उनके देवता प्राकृतिक शक्तियों तथा मानवीय प्रवृत्तियों जैसे क्रोध, लोभ, घृणा आदि के प्रतीक थे। देवताओं का मानवीकरण प्रचलित था। इस युग की धार्मिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह थी कि इस युग में अंधविश्वास तथा धार्मिक कुरीतियों के अंत करने का प्रयास किया गया था। इस काल में दर्शन का भी विकास हुआ। यूनान में अनित्यवादी तथा नित्यवादी संप्रदायों का 600 ईसा पूर्व में उदय हो चुका था। अनुवादियों ने 500 ईसा पूर्व में उनसे समन्वय का प्रयास किया। अरस्तु ने ल्यूसिपस को इस मत का संस्थापक बताया, लेकिन डेमोक्रिटस ने इसे व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। उसकी मान्यता थी कि असंख्य अविभाज्य तथा अनिश्वर अणुओं से विश्व का निर्माण हुआ है। पेरिक्लिस ने एथेंस की सांस्कृतिक उन्नति के लिए कलात्मक प्रयोग किए।
इसके लिए उसने एथेंस का नए सिरे से पुनर्निर्माण कराया, सड़कों को चौड़ा, उन्हें बंदरगाहों से मिलाया, सड़क के किनारों को प्राची से सुरक्षित करवाया। उसके नगरों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा पर्याप्त चौड़ी थी। नगर में स्वच्छता का पूर्ण ख्याल रखा गया। पेरिक्लीज ने भवनों को अलंकृत करवाया। उसने डेलोस संघ के कोष का मुक्त हस्त से व्यय किया। उसके द्वारा निर्मित संगीत भवन, जिसे ओडियल भी कहा जाता है, तथा पार्थिनन देवालय अद्भुत थे। यूनानी डोरिक तथा आयोनिक शैलियों का पूर्णतः विकास कर चुके थे। आयोनिक शैली के स्तंभ पतले एवं हल्के होते थे। उनका शीर्ष भाग सर्पित या कुंडलाकार का होता था। इसके विपरीत डोरिक शैली के स्तंभ भारी एवं मोटे होते थे एवं उनका शीर्ष भाग सादा होता था। ये नीचे से ऊपर की ओर पतले होते जाते थे। यूनानी मूर्तिकार संगमरमर के समान कांस्य, हस्तिदत्त, सुवर्ण की सुंदर एवं आकर्षक मूर्तियां बनाते थे। वे विशेष रूप से देवी देवताओं, खिलाड़ियों तथा सुंदरियों का चित्रण करते थे। इनकी प्रमुख मूर्तियों में हेरा की स्वर्ण तथा फिडियस की एथेना की मूर्ति इस युग की अनुपम कृति है। इसके साथ साथ इस युग में चित्रकला का भी मुख्य रूप से विकास हुआ। इस युग के चित्रकारों में पॉलीग्नोटस प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने चित्रों से डेल्फी के मंदिरों को सजाया। इस युग में चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। यूनानी चिकित्सा शास्त्र के जन्मदाता क्रोटोन ने मस्तिष्क को विचारों का केंद्र बताया। उन्होंने निद्रा प्रक्रिया का अनुसंधान किया, ऑप्टिक नर्व की खोज की तथा ऑन नेचर नाम की पुस्तक की रचना की। इसने पशुओं की शल्य चिकित्सा भी प्रारंभ की। हिप्पोक्रेटिस इस युग का सबसे बड़ा चिकित्सा शास्त्री था। उसने रोगों का मूल कारण प्राकृतिक कारण को बताया, शल्य चिकित्सा का विकास किया तथा संक्रामक रोगों का पता लगाया। उसने चिकित्सकों के लिए व्यावसायिक शपथ भी प्रचलित की। इस काल में थेलिज ने थ्योरम और पाइथागोरस ने प्रमेय की नींव डाली। इस प्रकार से इस युग में चिकित्सा, बीजगणित तथा ज्योतिष का भी विकास हुआ। इस युग के साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस काल में साहित्य को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नाटक, काव्य रचना, इतिहास। नाटकों का दो स्वरूप प्रसिद्ध था, सुखान तथा दुखान। इस युग में पिंडर यूनान का सबसे बड़ा कवि था। इतिहास के क्षेत्र में हेरोडोटस तथा थ्यूसिडाइडिस इस युग के महान इतिहासकार थे। इन्होंने हिस्ट्रीज तथा पेलोपोनेशियन वॉर आदि कृतियों में अपना योगदान दिया। अब हम इसका निष्कर्ष देखें तो कंक्लूजन, पेरिक्लिस का शासन यूनान ही नहीं वरन विश्व इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सभी दृष्टियों से पेरिक्लिस का युग स्वर्णिम आभा रखता है। राजनीतिक दृष्टि से इस युग में अत्यंत सुव्यवस्थित शासन और परिष्कृत लोकतंत्र की स्थापना हुई। पेरिक्लिस का उद्देश्य एथेंस को यूनान की रानी बनाना था। इसके लिए उसने हर संभव कार्य किया। सांस्कृतिक दृष्टि से इस युग की वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला में अभूतपूर्व प्रगति हुई। साथ ही साहित्य का भी काफी विकास हुआ। उसकी आर्थिक नीति ने एथेंस को आर्थिक समृद्धि के द्वार खोल दिए। इसके साथ साथ अपनी नीति से पेरिक्लिस ने सामाजिक विषमता एवं कुरीतियों को दूर किया। इस प्रकार उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि सौंदर्य भावना, कुशाग्र बुद्धि, प्रगतिशीलता, प्रतिभा आदि में यूनानियों ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की। रोम की सभ्यता और पुनर्जागरण युगीन नवीन यूरोपीय सभ्यता पर उनकी गहरी छाप पड़ी। आधुनिक यूरोप के निर्माण में उनका विशेष प्रभाव माना जाता है। उनकी सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के कारण यूनान हमेशा उनका ऋणी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।